तो जय हिंद एवरीवन, मैं मनीष पुशोला अध्यापक पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं और 9th क्लास का आज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका इम्पैक्ट आपको यूपीएससी क्लास 11th में भी मिलेगा। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि एक चार दीवार खड़ी कर दी और उस पर हमने काम किया? आंसर है नहीं। इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि ये जो लॉज बन रहे हैं उसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन हो गए, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो ये काम कैसे करते हैं, कैसे इलेक्शन होता है, लॉ कैसे पास होता है, तो एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो कोई भी एक बिल आता है, तो बिल कौन ला सकता है सर? बिल ला सकता है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिपेंड करता है कहां पे बिल आ रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं इस समय हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें होती है? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। राइट, सो प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि प्रेसिडेंट कभी भी ना ही लोकसभा में बैठते हैं ना ही राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, लोकसभा लोकसभा ये डायरेक्ट इलेक्शंस यहां पे होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब हम लोग जाके वोट कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो लोग राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है, वेयरएस राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। करेक्ट। अब दो हाउस क्यों बनाए गए? क्या कारण था जी दो हाउस बनाने का? क्या सिर्फ ऐसा ठीक नहीं था कि हमने लोकसभा बना दी और उसके बाद हमारी पार्लियामेंट चल सकती थी? आंसर है चल तो सकती थी, लेकिन प्रॉपर चेक और बैलेंसेस बिठाने के लिए दोनों हाउस बिठाए, ताकि इन शॉर्ट अगर कभी डायरेक्ट इलेक्शन से कोई एक सिंगल पार्टी के पास अगर प्रचंड बहुमत यानी फुल मेजोरिटी आ जाती है तो वो अपना मन चाहा बिल अपनी मर्जी से पास आउट ना करवा ले। हर एक बिल के ऊपर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन हो, इसीलिए दोनों हाउस रखे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन रखे कि भाई हर एक लोग जो है वो उसके लिए इलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इनडायरेक्ट रखे। और दोनों का टर्म पीरियड यानी लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं अगर हमारी सरकार एक कंप्लीटली चलती है। करेक्ट। जबकि राज्यसभा में जो होते हैं ये 6 ईयर का टर्म पीरियड होता है यहाँ पे, और हर 2 साल में एवरी 2 ईयर 1/3 जो पर्सन होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए राज्यसभा जो पहले टाइम से जो चलती हुई आई है वही अभी तक चल रही है, जबकि लोकसभा पहली दूसरी एंड अब आके 17वें नंबर की आ चुकी है। करेक्ट। तो कोई भी अगर बिल है वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, वो चाहे तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है चाहे तो राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। मान लेते हैं अगर ये बिल हमने लोकसभा में प्रेजेंट कर दिया, अब वो बिल यहां से पास होगा और वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा से जब ये बिल पास होता है तब जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इसमें अपना साइन करते हैं, अप्रूवल देते हैं, और तब जाके कोई भी एक बिल एक एक्ट यानी कानून बन जाता है। तो पूरा प्रोसेस इस वे से चलता है। क्लियर? हर एक बिल कोई भी किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल में सोल मोनोपोली है किसकी? लोकसभा की, यानी मनी बिल अगर प्रेजेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट हो सकता है। राज्यसभा उसमें अपने इश्यूज उठा सकता है, अपने व्यूज दे सकता है, लेकिन राज्यसभा रोक नहीं सकता मनी बिल को। यानी अगर 14 दिन तक डिस्कशन या डिबेट करके राज्यसभा सेटिस्फाई नहीं भी होता तो भी मनी बिल को पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा बिल है जो पहले राज्यसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है? आंसर है हाँ, बिल्कुल है। कौन सा? स्टेट रिलेटेड अगर कोई भी अमेंडमेंट्स किए जाने हैं तो वो पहले राज्यसभा में पास होगा, क्योंकि राज्यसभा जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट्स का। क्लियर? तो ये कैसे और काम करते हैं, और जो बिल पास हो रहा है यहाँ पे बैठ कौन रहा है, किसके साइन हो रहे हैं, यही है हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले आते हैं एक बहुत मेजर केस जिसने बहुत 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 हाई इंपैक्ट डाला इंडियन
इकोनॉमी में और इंडियन पॉलिटी में। क्या था? तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और 1950 तक हम लोग रिपब्लिक बन चुके थे, यानी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, हमारे पास लॉज आ चुके थे, करेक्ट। तो इन लॉज के अंदर हमने कुछ बैकवर्ड क्लासेस के बारे में भी पढ़ा था कि भाई कुछ ऐसी क्लास है जिनके साथ सोशली एक्सक्लूजन हुआ, जिसके कारण वो अपलिफ्ट नहीं हो पाए। तो अपलिफ्ट करने के लिए उन बैकवर्ड क्लासेस को, जिसमें एससी और एसटी आ गए, इनको कुछ रिजर्वेशन दे दिए गए। क्लियर? तो टोटल होता है किसी भी चीज का 100%। 100 में से 23% एससी और एसटी को रिजर्व कर दिया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अप्लाई हो गया, तो बाद में यह भी देखा गया कि बहुत सारी ऐसी भी कम्युनिटी है, कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि नॉट द पार्ट ऑफ द इधर दी एससी और दी एसटी, बट दे स्टिल आर काउंट एज एन बैकवर्ड क्लासेस। तो उसको फॉर्म करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक कमीशन बिठाई गई, जिसको बोला गया काका कालेलकर कमीशन। ठीक है, काका कालेलकर कमीशन। ये वो कमीशन थी, पहली, ये फर्स्ट कमीशन थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। इनको बोला गया कि भैया फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करने के बाद ये बताओ कि कौन कौन से ऐसी कैटेगरी है जो स्टिल बैकवर्ड है। क्लियर? अब इन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी, इन्होंने बताया कि हाँ जी ये कम्युनिटी बैकवर्ड है। क्लियर? लेकिन इनकी जो गाइडलाइंस थी, इनकी जो रिपोर्ट थी, वो परमिसेबल नहीं थी, उसको ऑप्ट नहीं किया गया। ठीक है ना? क्योंकि माना जाता है कि उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया था, इतना ज्यादा कर दिया था कि अनरिजर्व को भी फिर रिजर्व करना पड़ रहा था। तो बोला नहीं, काका कालेलकर कमेटी की रिकमेंडेशन को नहीं लिया गया। फिर एक टाइम आया 1975 में और 1977 तक, जब हमारे देश ने इमरजेंसी देखी, वो भी नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इसके अंदर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी और उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। ठीक, जब जेल में डाला, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद अब सरकार आ गई, नॉन कांग्रेस सरकार आ गई। ठीक है, जिसको हेड किया मोरारजी देसाई ने। इनके आने के बाद दोबारा एक और कमीशन फॉर्म हुई, जिसको सेकंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन बोलते हैं, और इस कमीशन को लीड किया बीपी मंडल ने, इसलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन भी बोला जाता है। इस कमीशन ने फाइंड आउट करी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इन्होंने बताया कि भाई बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो स्टिल बैकवर्ड है और उनको रिजर्वेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, लेकिन हुआ क्या, एक केस आया था एम.आर. बालाजी का, एम.आर. बालाजी केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया रिजर्वेशन आप दे दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन जो है 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, बीपी मंडल ने जब रिकमेंडेशंस दी तो उसमें बोला कि 27% रिजर्वेशन आप दे दो अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब 23% पहले जा रहा था, सॉरी 22% था, 22 प्लस 27 ये 49% जा रहा था, यानी 50% से अभी भी कम था। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट हो या उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, राजीव गांधी जी की सरकार आई, किसी ने भी इस कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश या इस कमीशन की रिपोर्ट को अलाउ नहीं करा, परमिसेबल नहीं किया। क्लियर? हर किसी को डर था, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी थे कि भाई अगर अलाउ कर दिया तो जो जनरल कोर्ट कैटेगरी का हमारा वोट है वो कहीं ना खिसक जाए। लेकिन फिर आया बहुत बड़ा फेरबदल इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, और
अब आए वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने बोला कि भैया अगर आप हमें जिता देते हो तो जो मंडल कमीशन है हम उसको अप्रूव करवा देंगे, यानी उसको जो 27% जो रिजर्वेशन है वो हम जरूर दे देंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस को। क्लियर? वीपी सिंह के आते ही इन्होंने ओबीसी को अप्रूव कर दिया, और जैसे ही अप्रूव हुआ तो जगह जगह दंगे भड़कने स्टार्ट हो गए, आगजनी स्टार्ट हो गई, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए तुमने कुछ नहीं रखा, पहली रिजर्वेशन तुम लोग दे रहे थे, अब तुमने और रिजर्वेशन दे दिया। तो कुछ लोग इसके फेवर में भी थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी थे। क्लियर? और एक मेजर केस अराइज हुआ जिसको हेड किया मैडम इंदिरा साहनी ने। मैडम इंदिरा साहनी ने जब ये केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत फेमस केस था, मैडम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली गवर्नमेंट के फेवर में ये डिसीजन दे दिया 1992 में। बोला ठीक है भाई, जो गवर्नमेंट ने किया बिल्कुल ठीक किया, रिजर्वेशन देना जरूरी था, अपलिफ्ट करना जरूरी था, और हम इसको अप्रूव करते हैं। और फाइनली ये डिसीजन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन केस का डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में आ गया, और यहां से पॉलिटी काफी चेंज होना शुरू हो गई। ठीक, तो ये कैसे हुआ? तो पहले एक ऑर्डर निकाला गया, जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी लेवल में होते हैं वो इसमें साइन करते हैं ऑफिस, और एक मेमोरेंडम निकालते हैं। मेमोरेंडम के आने के बाद अगेन बिल आता है, बिल पास होता है हर जगह से, प्रेसिडेंट मुहर लगाते हैं और फिर ये एक्ट बन जाता है। ठीक है? तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई कोई भी बिल पहले लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी एक हाउस में आया, वहां से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने मुहर लगाई, मेमोरेंडम साइन हो गया और एक्ट बन गया, और तब से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन अलाउ किया गया। ठीक है? तो यही है इसके बारे में कि हाउ मेजर पॉलिसीज डिसीजन टेकन। तो केस स्टडी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर था वो वाला 13 अगस्त 1919 को, ये वही ऑर्डर है जिसपे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। ठीक है? फिर इस पे अप्रूव कर दिया था किसने? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो उस समय पीएम रहे थे। तो ऑन 13 अगस्त 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर। इट वाज ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम आइडेंटिफाई ओएम नंबर ये। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर आते हैं, उन्होंने इसको साइन कर दिया। ऑर्डर में क्या अनाउंस हुआ? अगेन वही कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, खास साथ साथ एसईबीसी यानी सोशली यानी एजुकेशनली, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनली। ठीक है? और कास्ट की बात नहीं करी, क्लासेस की बात करी, क्योंकि कास्ट बेस पे रिजर्वेशन देना अलाउड नहीं था। तो बोला जो सोशली भी बैकवर्ड हो और एजुकेशनली भी जो बैकवर्ड हो, जो दोनों पैरामीटर पर बैकवर्ड है, हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है? तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और थर्ड कैटेगरी आई जिसको हम आज ओबीसी बोलते हैं। ठीक है? ये है हमारे बीपी मंडल सर जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो हु आर एसईबीसी, कौन है एसईबीसी? तो एसईबीसी रेफर द कास्ट दैट कंसीडर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो दोनों पैरामीटर पर बैकवर्ड हो। तो कास्ट बेस पर रिजर्वेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो एक पैरामीटर बनेगा डिस्क्रिमिनेशन का। तो बोला कास्ट नहीं, क्लासेस पर। ठीक है ना? एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पर only candidate belonging to SEBC were eligible to apply 27% reservation quota, other than could not compete these reservation seat। ठीक है? तो 27% उसी को मिलेगा जो इसके अंडर आएंगे। कंट्रोवर्शियल क्यों था? तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के लोगों ने बोला कि नहीं भैया ये तो आपने और हमारी सीट वगैरह कम कर दी, तो कंट्रोवर्शियल रहा था ये उस समय बहुत। द ऑर्डर अफेक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सोशल रिप्रेजेंटेशन। इट लेड टू इंटेंस पब्लिक डिबेट, protest, discussion across the India and became the turning point of Indian politics and society। ये वो ऑर्डर था जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। डिसीजन मेकर कौन थे? हाउ वाज द ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम इशूड? हु मेड द डिसीजन? तो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम साइन हुआ ज्वाइंट सेक्रेटरी के दौरान, फिर उस पर डिसीजन बना, और मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर इसको रखा गया। ठीक है? हर एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट पेश करता है, वो रिपोर्ट फिर मिनिस्ट्री के पास जाती है, मिनिस्ट्री फिर उसको पार्लियामेंट में रखती है, फिर वहां से बिल बनता है, बिल फिर एक्ट बन के
लॉ तैयार हो जाता है हमारा। इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज कौन सी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा था कि भैया मान लो कि अगर लोकसभा में पास हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हो गया तो प्रेसिडेंट की मुहर लगना उसमें जरूरी है, तभी जाके वो एक्ट बनता है। क्लियर? लेकिन अगर मान लो कोई एक बिल है लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में नहीं हुआ, फिर क्या होता है? अगर एक बिल लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर ज्वाइंट सिटिंग होगी, दोनों जो हाउसेज है उनके मेंबर्स को बिठाया जाएगा साथ में और तब जाके उसमें फिर दोबारा वोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है। ठीक है ना, जैसे जो डाउरी का एक्ट आया था तो उसमें भी ज्वाइंट सेटिंग हुई थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके पार्ट रहते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जुडिशरी होता है। तो मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्लियर? और पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिल को पास करने में। बैकग्राउंड ऑफ द डिसीजन क्या था? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि काका कालेलकर कमीशन बैठी थी। ठीक है ना, अपलिफ्ट करना था। ये वो क्लासेस थी जो ना ही एससी में आ रही थी ना ही एसटी में आ रही थी, लेकिन फिर भी बैकवर्ड थी, तो इनको अपलिफ्ट करना था। तो अपलिफ्ट करने के लिए कमीशन बिठाई गई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और फाइनली उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कराया वीपी सिंह गवर्नमेंट ने। ठीक है, जिसमें 27% रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई किसमें स्पेसिफिकली डिस्कस किया हुआ है रिजर्वेशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है? ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 में भी डिस्कशन है और 16 में भी इसका डिस्कशन दे रखा है। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो रिपोर्ट डिस्कस हुआ पार्लियामेंट में कई सालों तक। 89 में लोकसभा में, जब 89 में इलेक्शन हुए, वीपी सिंह की सरकार आई। बेस क्या था? जब इन्होंने पहली घोषणा कर दी थी हम आए तो हम मंडल कमीशन को अप्रूव करवा देंगे। ठीक है, वीपी सिंह उस समय पीएम थे। सो ये डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, याद रख लेना जब आप आंसर राइटिंग में इसको लिखोगे तो इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। जैसे 6 अगस्त 1990 को यूनिट कैबिनेट ने फॉर्मली अप्रूव कर दिया था। ठीक है, फिर 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने एक स्टेटमेंट जारी किया दोनों हाउसेस में। फिर कैबिनेट डिसीजन हुआ जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ड्राफ्ट करा ये ऑर्डर को, और 13 अगस्त को ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो था इस नंबर का वो इशू कर दिया गया। ठीक, अब क्या क्या रिएक्शंस हुए जी इसमें? तो कुछ सपोर्ट में भी थे, कुछ अगेंस्ट में भी थे। ठीक है, सपोर्ट में कौन थे? जो एक्चुअल में चाहते थे कि हाँ भाई इन क्लासेस को अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। और अगेंस्ट में कौन थे? जो मानते थे कि भाई ऑलरेडी 100 में से आप 22% ऑलरेडी आप रिजर्व कर चुके हो एक कैटेगरी को। तो जो जनरल कैटेगरी है जिसका एरिया बहुत ज्यादा है उनके लिए फिर बहुत कम सीट ऑलरेडी हो चुकी है, और अब अगर आपने 27% और भी दे दी तो और कम हो जाएंगी। तो ऐसे कुछ लोग अगेंस्ट में भी थे। कैसे रिजॉल्व किया जी डिस्प्यूट? तो ये अगेन ये केस जब गए सुप्रीम कोर्ट में गया। क्यों गया सुप्रीम कोर्ट में? ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में क्यों नहीं गया? क्योंकि जब भी फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है तो डायरेक्ट जो है हम सुप्रीम कोर्ट में प्ली कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ठीक है ना, जैसे फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक आता है? तो 12 से 35 तक आता है। तो 32 जो है ये आर्टिकल बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें कोई भी फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच होता है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बोलते हैं भैया देखो हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच कर दिया इन लोगों ने और आप कुछ करो अब इस मामले में। क्लियर? So the case were combined and heard by the Supreme Court as Indra Sahane and other versus Union of India. Very 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 important. यानी अगर कल को आप वकील वगैरह बनते हो या पॉलिटिकल साइंस जब आप अगर 11th क्लास में लोगे तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट रहेगा इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 11 जजेस की डिसीजन, 11 जजेस ने बैठकर इस मुद्दे पर डिस्कशन किया और अपनी ज्यूरिडिक्शन दी। क्या इससे ज्यादा भी जजेस कभी बैठ पाए हैं? मतलब कोई ऐसा क्या हुआ है कि कभी इससे ज्यादा जजेस बैठे और तब जाके किसी केस में अपना डिसीजन दिया हो? कभी हुआ ऐसा? हाँ हुआ है। ठीक है, कौन सा, किस केस में हुआ है? तो ये हुआ था केशवानंद भारती केस। वेरी इंपॉर्टेंट केस, सुना है इस बारे में? ठीक है, केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इस केस में
बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करा था सुप्रीम कोर्ट ने। बोला था भैया ठीक है, अ गवर्नमेंट कैन चेंज और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट शुड नॉट ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी सरकार कानून बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द लॉ बट इट शुड नॉट ब्रीच द फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट है, जिसमें स्पेसिफिकली बोला जाता है क्या कि इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए। सो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ हिज मेमोरेंडम क्रीमिलियर वेल टू डू सेक्शन अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। क्रीमिलियर का मतलब क्या है कि मान लो ये एक ग्लास है, क्रीम यहां ऊपर ऊपर आती है ना, तो बोला जी अगर अदर बैकवर्ड क्लास में भी कोई वेल डिफाइंड है, मतलब वेल सेटल्ड है, वेल सेटल्ड कौन से, जो ए ग्रेड के जॉब्स वाले, यानी अगर कोई आईएएस आईपीएस मजिस्ट्रेट वगैरह कोई इस क्लास का है तो हम उसे ओबीसी में काउंट नहीं करेंगे, यानी उसको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। क्लियर है। फाइनल इंप्लीमेंट हुआ 8 सितंबर 1993 को, जब एक और ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम आया और इशू किया कि भाई क्रीमी लेयर रूल को लगाओ और उसके बाद इसको फॉलो करो, और फाइनली ये डिसीजन फेवर में आता है गवर्नमेंट के। नीड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्यों जरूरत है जी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की इसलिए जरूरत है ताकि हमारी आवाज एक एंड लेवल की आवाज है, गांव ग्रामीण क्षेत्रों की आवाज, एक शहर में क्या क्या दिक्कत है, हर एक की आवाज पार्लियामेंट तक जा सके और उस पर कानून बन सके। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो टू गवर्न अ कंट्री मैनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म रेगुलरली, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द सिटीजन, ensuring एक्सेस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, जैसे क्या था बीच में, क्या हुआ, आप लोगों ने काफी केस सुने होंगे जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी हाई चला गया था। ठीक है ना, यानी जब पता चलता था भाई लड़की पेट में तो उनको मार दिया जाता था, कई बार आपने केस सुने होंगे। तो भाई जब सर्वे हुआ, जब रिसर्च हुई इसमें, तो बोला क्यों, तो बोला नहीं यार ये तो एट द एंड दूसरे के घर जानी है तो इसको पढ़ा के भी क्या फायदा। तो बूस्टअप करने के लिए कि चलो भाई कि माँ बाप अगर कुछ माँ बाप अगर लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाह रहे तो क्या करो, ठीक है जी, उनसे वो पढ़ाई वाला खर्चा जो है वही हटा दो। ठीक है ना, तो उसमें क्या करा, कई सारी स्कीम्स लाए, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुना होगा आप लोगों ने। करेक्ट, जैसे लाडली योजना सुना होगा आप लोगों ने। तो इसके अंदर क्या किया कि जो बर्डन आ रहा था पेरेंट्स के ऊपर वो शिफ्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो में या जो फीमेल फिटेसाइड में काफी डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये तभी हुआ जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे हमारे पास, उन्होंने डिस्कशन किया, उन्होंने पार्लियामेंट में डिबेट करी और तब जाके लॉज बने। ठीक है, तो इस इन पैरामीटर्स के थ्रू हमने क्या करा, जो सोशल स्टिग्मा चलता हुआ आ रहा था उससे हम बाहर आ गए। क्लियर। सो कलेक्टिंग टैक्स एंड स्पेंडिंग मनी ऑन द पब्लिक वेलफेयर, रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंट वेलफेयर स्कीम, जैसे ये हो गई, जैसे ये हो गई। ठीक है ना, so other must carry the implement decision and dispute if they arise need to be resolved fairly. So political institution कौन कौन से हैं जी, प्राइम मिनिस्टर हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। राइट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, तो कैबिनेट क्या होता है ध्यान से सुनना, हमारे पास अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं ना, इन्हीं को कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, तो जब भी कोई कानून या बिल लाया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर अपने इन्हीं कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के साथ सलाह करते हैं और फिर कोई डिसीजन दिया जाता है। क्लियर हुआ। सो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन। सिविल सर्वेंट जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह ऑफिसर ये हो गए, तो ये सारे सिविल सर्वेंट का पार्ट है, इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट डिसीजन को। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट सेटल करता है डिस्प्यूट को, चाहे वो गवर्नमेंट के बीच में हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में हो, या गवर्नमेंट टू सिटीजन के बीच में हो। क्लियर। पार्लियामेंट जहां पे डिबेट एंड डिस्कशन चलता है, तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो गया, ये जुडिशरी का पार्ट हो गया पावर शेयरिंग में। ठीक है ना, ऑर्गन्स ऑफ द डेमोक्रेसी। और प्रेसिडेंट के पास फॉर्मली भेज दिया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट साइन करते हैं और फाइनली वो लॉ बनकर तैयार हो जाता है। सो व्हाई इंस्टीट्यूशन आर नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो पाए कि अगर कोई गलती कर दे तो भैया गलती को पनिश किस पे होना है, यानी पनिशमेंट किसको दी जाएगी। करेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो गवर्नेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, फेयर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए।
अब चैलेंजेस क्या थे जी वर्किंग इंस्टीट्यूशन के सामने? तो रूल और प्रोसीजर बनाना, मीटिंग एंड कमेटीज करना, स्लो डिसीजन मेकिंग। जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक से डिबेट और डिस्कशन करनी पड़ती है, हर एक के व्यूज सुनने पड़ते हैं। ये जो एक प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो कर देता है डिसीजन मेकिंग को। जैसे मान लो अगर राजा का राज हो, तो राजा अगर कोई लॉ लिया है तो क्या उसको भी कोई अगेंस्ट कर सकता है? नहीं। राजा बोलते भैया मेरा डिसीजन है, अब करो, कौन अगेंस्ट आएगा? नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, डिबेट होती है, डिस्कशंस होती है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग स्लो रहती है। ठीक है। सो व्हाई डिलेज आर एक्चुअली यूजफुल इन डेमोक्रेसी? लेकिन ये फिर भी सही क्यों है? क्योंकि जो कानून बनता है वो हर एक को देख के बनता है, हर एक व्यू पे डिस्कशन होता है कि अच्छा अगर हम ये लॉ लिया तो इस वाले सेक्शन के लिए खराब तो नहीं हो जाएगा, ये इन वालों के लिए तो खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नया केस आया अभी, आप लोगों ने अगर न्यूज में सुना होगा, अरावली हिल्स के ऊपर सुना है? अब अरावली हिल्स पे क्या बोला कि जो 100 मीटर से 100 मीटर उन्हें माना जाएगा और नहीं होंगे तो नहीं माना जाएगा, तो माइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। अब जब माइनिंग होना स्टार्ट होगी तो जो राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है वो इंक्रीज होगा, उसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं पूरे उत्तराखंड तक भी दिखेगा। वो जब रेत फैलेगी तो उससे एक तो दिल्ली और पॉल्यूट होगी, करेक्ट, और साथ के साथ जो सॉइल फर्टिलिटी रेट है वो भी डाउन जाएगा, करेक्ट हो गया, पॉल्यूशन लेवल और बढ़ेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए हर एक पैरामीटर को देखा जाता है कि अच्छा अगर ये लिया है तो ऐसा हो जाएगा, ये लिया है तो ऐसा हो जाएगा, तो डिले भले ही होता है लेकिन कंक्रीट होता है, एक अच्छा अच्छा डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल रहती है डेमोक्रेसी। क्लियर? अलाउ द कंसल्टेशन ऑफ द ब्रॉडर ग्रुप ऑफ द पीपल, प्रिवेंट बैड हार्मफुल डिसीजन और एंश्योर डिसीजन वेल थॉट, फेयर एंड जस्टिफाइड, कि अगर कल को लॉ बने तो जस्टिसेबल हो हर किसी के पास। पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, वन इज लोकसभा, अदर वन इज राज्यसभा। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस, वेयर एज राज्यसभा इज नोन एज हाउस ऑफ स्टेट्स एंड अपर हाउस। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ना? सो हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। President India is also the part of the parliament, though not a member of either of the houses. A bill became law only after the president assent, यानी जब वो साइन कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट मना कर दे साइन करने से? यस, प्रेसिडेंट हैज द पावर। ठीक है ना? क्या वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट उस बिल को पार्लियामेंट में? यस, भेज सकते हैं उस बिल को। क्या अपने पास एंड टाइम तक रख सकते हैं? यस, ऐसा भी है, इसको वीटो पावर बोला जाता है। ठीक है? सो कंपेयर करना लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो आप ही लोगों के लिए टेबल बना के रखा हुआ ताकि बहुत इजी हो जाए। तो टोटल मेंबर जो होते हैं वो 552 होते हैं लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में 250 होते हैं। ठीक है? अच्छा, राज्यसभा में फिर कौन से लोग बैठ रहे हैं और मेजर कॉन्सेप्ट क्या था राज्यसभा का? करेक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसके अलावा मतलब किन लोगों को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, किन लोगों को इलेक्ट किया जाता था राज्यसभा में? ओके, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना आपने? यस। ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है? पर पहले कॉन्सेप्ट पता है क्या था? पहले कॉन्सेप्ट में था कि भाई इंडिया के अंदर 565 प्लस प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, यानी छोटे 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 किंगडम्स हुआ करते थे। जब उनको एज एन इंडिया हमें बनाना था, यानी अखंड भारत हमें जो बनाना था, ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान, तो इंडिया को अब यूनाइट करना था कि भाई ऐसे छोटे छोटे राज्य रहेंगे तो हमारा इतना बड़ा इतना प्यारा भारत जो है इतने टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और शायद हमें दिल्ली से हरियाणा जाने तक में भी शायद पासपोर्ट यूज करना पड़ता। करेक्ट? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने? यूनिटी कमेटी ने। और यूनिटी कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो उन्होंने बोला भाई आ जाओ सब
इंडिया को मिक्सअप करेंगे हम लोग, ठीक है ना, और इतने सारे प्रिंसली स्टेट को बिल्कुल एक कर दिया। और आज के डेट में जो हम भारत देख सकते हैं वो बहुत बड़ा हाथ है उसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। अब वो क्यों रखेंगे? अब भाई जो राजा है, राजा हैज द पावर टू पास द लॉ, टू इंप्लीमेंट द लॉ, और डिसीजन भी ले पाए, जुडिशरी भी वही है। तो क्यों करेंगे वो? अपनी आर्मी भी क्यों सबमिट करेंगे? तो उनको बोला गया कि ठीक है भाई, अगर हम जो कानून बनाएंगे तो आम जनता को तो हम रखेंगे, उनके व्यूज भी लेंगे, लेकिन आपके व्यूज भी लेंगे। क्लियर? तो उनको बोला ठीक है, हम आपको भी बिठाएंगे यहाँ पे राज्यसभा में। अब इतने सारे राजा थे, कैसे बिठाए? तो बोला भैया एक काम करेंगे, पहले जो बैठेगा, पहले सारे बैठ जाओ आप यहाँ पे, इनमें से एक लॉटरी वगैरह हम निकालेंगे। तो 1/3 पीपल की जो लॉटरी निकली वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। फिर अगली बार अगले 2 साल बाद फिर 1/3 निकालेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, और उनकी जगह फिर कोई और आएंगे, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर जिसके 6 साल पूरे होते जाएंगे, बाद में वो रिटायर होता जाएगा। इसलिए राज्यसभा का कॉन्सेप्ट ऐसे इसलिए भी लाया गया। ठीक है? आज की डेट में कुछ एमिनेंट कैटेगरीज में इन लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता है, जैसे आर्ट, कल्चर वगैरह, इन सब में। जैसे सचिन तेंदुलकर आए थे तो आर्ट फील्ड से आए थे, आर्ट मतलब क्रिकेट खेलते थे वो, ठीक है ना। तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जबकि लोकसभा में 552 होते हैं। लेकिन क्या 552 में इलेक्शंस होते हैं? नहीं। इलेक्शन कितनी सीट्स पे होते हैं? 543 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं। फिर ये 552 का कॉन्सेप्ट क्या है? 552 का हाउ मेनी पीपल्स? 12 are nominated by the president where? In the Rajya Sabha, right? But if we are talking about the Lok Sabha, then we have the 543 people, वो सीट जिस पे इलेक्शंस होते हैं। What about the rest? That includes 543, in the 543. ये इसलिए रखा गया क्योंकि हमारा मानना है और है कि पीओके इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, बट इट इज ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान। तो वेन एवर वी गॉट द पीओके, उनकी सीट हमने रखी हुई है कि बॉस ये रही तुम्हारी सीट, इसलिए 552 का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो 552 आर द सैंक्शन स्ट्रेंथ, वेयर एज 543 आर द इलेक्टेड पीपल। सिमिलरली इन 250, 245 आर द इलेक्टेड, मतलब जो सीट्स ऑक्यूपाइड सीट्स हैं, ठीक है ना। 245 में से 12 पीपल आर द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, वेयर एज 233 पीपल्स आर द इलेक्टेड वंस। गॉट इट? ओके देन। सो इलेक्शन मेथड डायरेक्टली होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है। टर्म यहाँ 5 साल का होता है, यहाँ पे 6 साल का होता है, और हर 2 साल बाद 1/3 पीपल रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमने नॉमिनेट कर दिया, 2 साल बाद मैडम को भी कर दिया, तो यू क्रॉस योर 2 years, बट मैडम हैज स्टार्टेड नाउ। गॉट इट? फिर आपको हो गया मान लो 6 साल, लेकिन मैडम को तो 4 ही साल हुए अभी, तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन मैडम अभी रहेगी। फिर किसी और पर्सन को, आप रिटायर हो गए, आप किसी और को लिया है। अब जैसे इनके 6 साल पूरे हो जाएंगे, उनके 2 साल हो जाएंगे, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। क्लियर? इट कैन बी डिसॉल्व। ये परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, इसको आज तक डिसॉल्व नहीं किया गया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, राज्यसभा जो पहली चल रही थी वो आज चल रही, आज भी वही चल रही है, लेकिन लोकसभा पहली, दूसरी, तीसरी, एंड नाउ 17 हो चुकी है। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन, ये सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। पावर ऑफ द स्टेट मोर पावरफुल है जी। क्यों? लोगों को चुन के आए जा रहे हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल, ठीक है ना। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसलिए लिमिटेड पावर है एज कंपेयर टू दी लोकसभा। एंड शी इज आर रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मैडम निर्मला सीतारमण। ठीक है? तो कैसे लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि जी पास कर सकता है ऑर्डिनरी लॉज को, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लोकसभा इज द मोनोपोली ओवर व्हाट? ओवर द मनी बिल। यस, राइट। ठीक है? सो ऑल ऑर्डिनरी बिल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस। इफ द हाउस डिसएग्री, ज्वाइंट सेशन इज हेल्ड। ठीक है? सिंस लोकसभा हैज मोर मेंबर, इट्स ओपिनियन यूजुअली प्रिवेल्स। ज्यादा मेंबर है ना लोकसभा में, इसलिए उनका डिसीजन को अपहोल्ड किया जाता है, ज्यादा मतलब अपर हैंड पे रखा जाता है। फाइनेंशियल पावर और मनी पावर के केस में, तो बजट, जिसको मनी बिल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, राज्यसभा में नहीं कर सकते आप, ठीक है, वही होगा। आफ्टर लोकसभा पासिस द मनी बिल,
राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, कैन ओनली डिले फॉर दी 14 डेज। ठीक है, सो डिले कर सकती है लेकिन 14 दिनों तक। अगर उसके बाद भी इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया तो मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली अप्रूव हो चुका है और डायरेक्ट चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास। क्लियर? ठीक है, तो ये बजट कब लाया जाता है? कब होता है बजट वाला सेशन? ओके, इट स्टार्टेड फ्रॉम द फेब्रवरी। ठीक है, और 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाता है ऑफ द एवरी ईयर। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आज तक किसने बजट पेश किया? मैक्सिमम टाइम किया है मोरारजी देसाई ने। ठीक है, ओके। सो कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां से चुन के आते हैं तो ज्यादातर मिनिस्टर्स भी आपको यही मिलते हैं। ठीक है ना, इसलिए गवर्नमेंट पे अच्छा कंट्रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर बनी तब सकता है जब लोकसभा में मेजोरिटी होगी उनके पास। करेक्ट? लोकसभा पासिस नो कॉन्फिडेंस मोशन, द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। इसका मतलब हुआ क्या कि 1984 में लास्ट टाइम ऐसा था जब किसी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली। फुल मेजोरिटी मतलब कि अगर 543 सीट्स में इलेक्शन हो रहे हैं तो अगर मेजोरिटी चाहिए तो 272 सीट्स का आना जरूरी है। ठीक है, तो उस समय क्या था, 1984 में जब इलेक्शन हुए तो राजीव गांधी जी को 400 से ज्यादा सीटें मिल गई। 1984 के बाद 2014 तक किसी भी सिंगल पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली ही नहीं। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ये केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और ये इतने मेंबर्स को नहीं शो कर पाए लोकसभा में, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और उनकी सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा जीते एक बार और, अब की बार सरकार भी चली, लेकिन 13 महीने बाद इनके खिलाफ दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। अब जो नो कॉन्फिडेंस आता है तो दोबारा आपको ये आला सीट्स आपको शो करने पड़ते हैं कि भाई इतने मेंबर्स हैं आपके पास। इनकी सरकार मात्र एक सीट से गिर गई, ओनली 1 सीट, और 13 महीने की सरकार अटल जी की वो भी गिर। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां आता है? लोकसभा में आता है। फंक्शन कैसे करती है जी पार्लियामेंट? लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी, और कोई तो लॉ नहीं बना सकता, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट बनाएगी। दिस लॉ मेक फंक्शन नोन एज लेजिस्लेशन। ठीक है ना, एंड कॉल्ड द लेजिस्लेचर, जो यहां बैठते हैं उनको लेजिस्लेचर बोला जाता है। अच्छा, क्या सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है? नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बनाती है। तो कौन डिसाइड कहां पे दिया हुआ है कि इन 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 मुद्दों पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और इन 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 मुद्दों पर असेंबली लॉ बनाएगी? कहां दिया हुआ है? कहीं दिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। कहां पे? ये दे रखा है आपको शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे लिस्ट के बारे में बात बताया हुआ है हम लोगों को। लिस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, तो उन 98 सब्जेक्ट पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट को है। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट लिस्ट है और इसी तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे और आप लोग मुझे क्लास के बाद बताओगे। ठीक है, तो स्टेट जैसे कुछ मुद्दे देख लेते हैं, जैसे यूनियन डिफेंस पे कानून जो बनाएगी वो यूनियन लिस्ट होगी। ठीक है ना, कि डिफेंस पे यानी जब बात आएगी देश की सुरक्षा की तो उसमें जो कानून बनेगा वो देश बनाएगा, कोई स्टेट नहीं बनाएगा। इसीलिए देश की आर्मी होती है, स्टेट की पुलिस होती है। गॉट इट? तो स्टेट बोला, स्टेट किस पे कानून बना सकता है कि जी एग्रीकल्चर पे स्टेट कानून बना सकता है। ज्योग्राफिकल कंडीशन हर किसी स्टेट की अलग है तो वो बेहतर समझ सकते हैं, तो उस पर बोल दिया। अब दोनों मिलकर किस पे कानून बना सकते हैं? जैसे जीएसटी आया था, जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन के ऊपर इसलिए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल भी देखे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल भी देखे होंगे, तो एजुकेशन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन दी गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का उन पर कंट्रोल होता है क्योंकि बाउंड होती है क्या, कि बताओ क्या क्या काम आप लोगों ने किया, कितना खर्चा किया। ठीक है ना, इन इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड कंप्लीट, द गवर्नमेंट कैन रिमेन पावर ओनली एज लॉन्ग एज एंजॉय सपोर्ट। सपोर्ट मतलब
तो 272 सीट्स का होना जरूरी है, 272 सीट्स का होना बहुत जरूरी है, मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। तीसरा फंक्शन क्या है, कंट्रोल ओवर दी मनी। अभी हमने पढ़ा मनी बिल से रिलेटेड कोई भी कानून बनाएगी तो पार्लियामेंट बनाएगी, लोकसभा बनाएगी, करेक्ट हो गया। और सबसे बड़ा फोरम है, सबसे बड़ी पंचायत है जहां पे डिस्कशन होता है, ठीक है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म डिस्कसिंग पब्लिक एंड नेशनल पॉलिसी, मेंबर डिबेट मैटर अफेक्टिंग द कंट्री एंड द पीपल, ठीक है, और किसी भी तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट स्टार्ट होती है 11 बजे से, और 11 बजे से जब स्टार्ट होती है तो उस 11 से 12 के इस बीच के टाइम पीरियड को क्वेश्चन आवर बोला जाता है, ठीक है। 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता है उसे जीरो आवर बोला जाता है। अब सर क्या होता है, दोनों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मिनिस्टर उसमें बाउंड है, सरकार बाउंड है कि उसका आंसर देना पड़ेगा, जीरो आवर में बाउंड नहीं होगी, क्लियर। फिर लंच टाइम होता है 1 से 2 बजे का, और उसके बाद फिर सारे बिल वगैरह लाए जाते हैं, उस पर डिस्कशन डिबेट होती है, और यहां से वो पास होते फिर कानून में, क्लियर। तो ऐसा पूरा टाइमलाइन चलती जाती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं जी, तो जितने भी आपके यूनियन लेवल पे बोल लो, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, वो सारे एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है ना। क्या एग्जीक्यूटिव और भी तरीके के होते हैं, हाँ होते हैं, कौन से, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कौन कौन से हो गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हो गए सारे के सारे हमारे, दे ऑल आर दी पार्ट ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट। सो स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर वगैरह ये सारे किसके पार्ट हो गए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, ठीक है ना। ओके देन, सो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं जी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में सारे के सारे लीडर्स आ जाते हैं आपके, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन, ठीक है ना। इसमें इंक्लूड होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सारे सिविल सर्वेंट। अच्छा, अगर बोला जाए पावरफुल ज्यादा कौन है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर पावरफुल देन दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, व्हाई। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सो दे असिस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, दे रिमेन इन द सर्विस इवन इवन इफ द रूलिंग पार्टी चेंजेस। तो ये तो रिटायर होंगे जब 60 साल पूरा हो जाएगा, तभी होंगे, चाहे पार्टी आए जाए, इनको मेजोरिटी शो होना जरूरी है, करेक्ट। सो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था, ऑलरेडी बता चुका हूं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, सारे ऑफिशियल्स इसमें इंक्लूड होंगे, डे टू डे ट्रांजेक्शन होगी, डिबेट्स होंगी, डिस्कशन होगी, दे आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, द ग्रेट वल्लभ भाई पटेल सर, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो व्हाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल, एज जैसा कि तुमने आंसर दिया कि दे ऑल आर द इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, दे कमिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया, राइट। सो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होता है, डेमोक्रेसी में पीपल आर सुप्रीम, मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट, पीपल मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द पब्लिक विल, ठीक है। जैसे मैं अगर तुम्हें नॉर्मल पूछूं तो हमारे यहां नोट प्रिंट कौन करता है, यस, राइट आंसर, आरबीआई। लेकिन क्या सारे करेंसी यही प्रिंट करती है हमारे यहां पे, नहीं। 1 रुपए का जो नोट होता है वो ये प्रिंट नहीं करती, बाकी सारी चीज यही प्रिंट करेगी, बस 1 रुपए का नोट प्रिंट नहीं करती है आरबीआई। तो इसे कौन प्रिंट करता है, इसे प्रिंट करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब कोई भी आप नोट ओपन करोगे तो उसके नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन मिलेंगे, लेकिन 1 रुपए के नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि एक शगुन के तौर पे बोलते हैं कि हाँ भाई करेंसी इन्होंने प्रिंट करा, क्यों, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुन के आए हैं, इसलिए 1 रुपए के नोट में बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि नाम के तौर पर प्रिंट करते हैं बस, लाइक 1600 नोट सिर्फ प्रिंट होते हैं बस, करेक्ट। तो इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा मानी जाती है कि ये लोगों के बीच में से लोग चुन के आए हैं, क्लियर हुआ, एनी डाउट। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है पता है, ओके। अकाउंटेबिलिटी रहती है मिनिस्टर्स की, आंसरेबल होते हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, नहीं काम किया तो अगली बार वोट नहीं देंगे इनको, ठीक है ना। फाइनल अथॉरिटी होती है, और विजन लेकर आते हैं लोगों के बीच में से, पता होता है इन्हें लोगों की दिक्कतें क्या है, और उसी हिसाब से डिस्कशन होता है। सो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करता है,
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, इवन सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट ही प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। बेसिस ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और मेजोरिटी कोइलेशन। कोइलेशन क्यों बोला? करेक्ट, यानी अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो ये लोग दूसरी पार्टी का सहयोग लेकर सरकार बनाते हैं। तो उस जो मिली जुली पार्टी का जो हेड होगा उसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाता है। अगर मेजोरिटी नहीं होती तो इफ नो मेजोरिटी हैज अ मेजोरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट लीडर ऑफ मोस्ट लाइकली टू सिक्योर द मेजोरिटी सपोर्ट इन दी लोकसभा, जिसके पास सबसे ज्यादा लोग होते हैं उनको बुला दिया जाता है। टेन्योर क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का? वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन अगर बहुमत नहीं आया, अगर पूरी सरकार नहीं चली तो कभी भी गिर जाती है। डज नॉट हैव द फिक्स टर्म, ही रिमेन द ऑफिस एज लॉन्ग ही हैज द मेजोरिटी सपोर्ट। इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जी प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल होता है। कैसे पावरफुल होता है? अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया ना मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो पूरी सरकार का रिजाइन मान लिया जाएगा, दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, जैसे मैंने 3 कैटेगरी बताई थी। तो सबसे पहले टॉप कैटेगरी में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर, ठीक है ना। और फिर होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर, या जिसे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज भी बोल दिया जाता है। हाँ, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, ठीक है, जो किसी के अंडर नहीं होता, डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट क्या होता है? सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं, पढ़ लिख के वहां तक जाते हैं, एक एग्जाम, कई सारे एग्जाम पास करके वहां तक पहुंचते हैं। तो इनकी एक्सपर्टीज जो होती है बहुत काम आती है किसी भी लॉ को बनाने में, किसी भी ड्राफ्ट को तैयार करवाने में। क्लियर? ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे टॉप लेवल के सेक्रेटरी होते हैं। जैसे जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, यूपीएससी के एग्जाम के बाद जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपको आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। ये आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ा रैंक है, करेक्ट, बहुत बड़ी पोस्ट है। लेकिन जब आप वहां तक पहुंचते तो आपको पता चलता है कि यू आर दी न्यू वंस, क्योंकि आप मतलब बच्चे होते हो किनके सामने? जो सेक्रेटरी बन चुके होते। अब जो होम सेक्रेटरी होगा, सो दे आर दी ही इज हैविंग द पावर टू कंट्रोल ऑल दी पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक सीआरपीएफ, लाइक सीआईएफ, एसएफ वगैरह, सारा पावर उसके पास होता है, ठीक है। तो आईएएस उनके सामने बिल्कुल छोटा है, इनिशियल है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है। ये क्यों अलग अलग दिया? ये अलग अलग इसलिए दिया गया कि कल को मान लो आपको आ जाए कि पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखो, तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ उसको पैराग्राफ या कहानी बनाने के तौर पे सोचना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जब आप इसको कैटेगराइज करोगे 2 पार्ट में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और पॉलिटिकल पावर, और ये मेन हेड्स आपके पास आते जाएंगे। इसके अंदर आपने एक एक लाइन भी लिखी, तो 3 इसके लिख दी, 3 इसके लिख दी, आपका पूरा आंसर जो होगा बिल्कुल वेल मैनर पे कंप्लीट होगा, ठीक है। सो हेड ऑफ द कैबिनेट होते हैं, ठीक है, सुपरवाइज करते हैं मिनिस्टर्स को उनके काम वगैरह करने में, कोऑर्डिनेट करते हैं अथॉरिटीज के साथ, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से डिसीजन लिया जा सके। फाइनल डिसीजन इनका ही होता है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब, मान लो कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो आप डिसाइड कर रहे हो जी ये फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है इनको, या होम मिनिस्टर बनाना है इनको, या कुछ बनाना है या नहीं भी बनाना। क्लियर? सो पावर टू अपॉइंट और डिसमिस द मिनिस्टर, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको मिनिस्टर बना भी देते हैं, जो नहीं कर रहा है उसको हटा भी देते हैं। ये किसके पास है पावर? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पीएम के पास। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर गलत काम किया जा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर ही आंसरेबल होता है। आंसर और से भी लिया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पूछा था भैया तूने ऐसा मिनिस्टर बनाया क्यों है, तो सुनना भी सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को ही पड़ता है, ठीक है। इस समय कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। लीडर ऑफ द पार्टी होता है, तो कंट्रोल करते हैं रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, ठीक है ना। रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को अलग अलग जगह में, और इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को। जैसे जब कोरोना का टाइम आया था तो ये वो टाइम था जब हम सबने घर बैठकर वो सारा टाइम बिताया, करेक्ट। तो मोदी जी ने बूस्टअप करने के लिए लोगों को क्या बोला जी? शाम को 5 बज के इतने मिनट पर थाली बजाओ या घंटी बजाओ, देखा था आपने? फिर रात को बोला जी 10 बज के 10 मिनट पर दिया जलाओ। तो क्यों था? इससे कोई बीमारी दूर हो रही नहीं, इसको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम पूरा भारत एक है, और प्राइम मिनिस्टर के बोलने पर हम इतना सब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बहुत बड़े, भरोसा होता है कि हाँ, जैसे एक टाइम पर क्या हुआ था जब हमारे यहाँ खाने की बड़ी कमी हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जी हर सोमवार आप व्रत रखो और जो खाना बचता है
वो खाना किसी ऐसे पर्सन को दे दो जो 2 वक्त का खाने के नहीं जुटा पा रहा। ठीक है, और एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो इतना इन्फ्लुएंस था, लोगों ने व्रत रखे उस समय। लिमिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं जी? कोलिशन गवर्नमेंट हो तो सबकी सुननी भी पड़ती है, नहीं सुनोगे तो वो अपना हाथ खींच लेंगे, तो जैसे अटल जी की सरकार मैंने बताया गिर गई थी। ठीक है ना। इंटरनल पार्टी प्रेशर बहुत होता है, कोई भी डिसीजन लेना तो हर किसी की सुननी पड़ रही है, तो कोई अग्री भी हो रहा है, कोई डिसअग्री भी हो रहा है। मान लो अगर 100 में से 90 एग्री हो रहे हैं लेकिन 10 तो डिसअग्री हो रहे हैं, तो उनका भी प्रेशर लगा रहता है। और डिपेंडेंस होते हैं अलाइज पे, जो उनके सपोर्टिव पार्टीज होती है उन पे भी डिपेंडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, करंट प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मैम है, इनसे पहले रामनाथ सर थे। ठीक है ना, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मैडम थी, और उनसे पहले दी ग्रेट एपीजे सर थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। करेक्ट। सो इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब, जब यहाँ पे स्टेट की बात होती है मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाए तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाए तो कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, इन्हें फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। ठीक है, इनके बारे में कहां पे दे रखा है? वैसे तो बहुत जगह दे रखा है, पर मेजरली दिया हुआ है इनके बारे में आर्टिकल 52 से 61 तक मेजर डिस्कशंस बोला हुआ है इनके बारे में। जैसे आर्टिकल 52 सबसे छोटा आर्टिकल है, और इसमें बोला गया कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 61 बात किसके बारे में कर रहा है? उनको इम्पीच करने के बारे में बात कर रहा है, कि अगर प्रेसिडेंट कल को कोई बहुत मेजर गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उनको हटाया कैसे जाए। ठीक है, तो उसमें इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। क्या आज तक कभी ऐसे कोई प्रेसिडेंट हुए जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया भी गया और हट भी गए हो? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो इम्पीचमेंट कितने प्रेसिडेंट के खिलाफ आया है आज तक? एक के भी खिलाफ नहीं आया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सो इलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। इलेक्टेड कौन कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इसको इनका कॉलेज, इलेक्ट्रल कॉलेज बोला जाता है। ध्यान में देना, इलेक्टेड बोला है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड्स नॉमिनेटेड पर्सन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो। ठीक है, तो माना जाता है कि ये पार्शल हो सकते हैं, तो उनको हटा दिया गया यहां से। समझ में आया? सो प्रेसिडेंट होल्ड नॉमिनल एंड सेरेमोनियल पावर व्हाइल रियल पावर आर एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, हम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है? बड़ा, यस। ठीक है ना, इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेजोरिटी रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मेजोरिटी वोट्स, पर्पस रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन बट डज नॉट हैव डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट लाइक द पीएम। तो इनके बीच में डिस्प्यूट ही ना हो, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन करा दिया। वरना ऐसा होता कि हाँ भाई देखो, मैं भी डायरेक्टली इलेक्टेड हूँ, तुम भी हो, लेकिन तुमसे ज्यादा देखो वोट मेरे को मिले, तो डिस्प्यूट ना अराइज हो जाए। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत सोच समझ कर चीजें बनाई। तो पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अगेन इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, डिप्लोमेटिक पावर भी है। क्लियर? तो जब आप आंसर में लिखोगे कुछ इसी कैटेगरी में लिखना। अब हर एक की अगर आपने दो दो पावर भी लिख दिया तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। क्लियर? सो पावर, एक्ट नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी काम किया जाता है तो इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ही किया जाता है। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एक्शन एंड डिसीजन आर टेकन इन हर नेम। अपॉइंटमेंट्स, अब अच्छा अपॉइंट कौन करता है? हाँ, चलो देख लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं वो और उनको कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कमांडर होते हैं हर एक आर्म फोर्स के, लेजिस्लेटिव पावर होती है। ठीक है ना, बिल्स बिकम लॉ ओनली आफ्टर द असेंट ऑफ द
प्रेसिडेंट एंड कैन डिले रिटर्न बिल, कोई डिले भी कर सकते हैं रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न करने के बाद दोबारा पास करके अगर भेज दिया प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट आर बाउंड टू साइन दी बिल। ठीक है, कैन समन एंड डिसॉल्व दी लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर होती है, साइन करते हैं, ट्रीटीज करते हैं, ये कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज इनके नाम पे साइन करी जाती है। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है कि एडवाइस कि जो भी काम करते हैं ये किसके एडवाइस पे करते हैं, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते हैं। करेक्ट हो गया। कैन नॉट रिफ्यूज ए बिल रिकंसिडर्ड बिल, यानी वापस अगर भेज दिया पास करके, मान लो प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने बोला नहीं भैया ये कमी है, पार्लियामेंट में दोबारा भेज दिया, पार्लियामेंट ने दोबारा पास करके अगर भेज दिया, अब इनको साइन करना पड़ेगा, ये लिमिटेशन है इनकी। और नॉमिनल हेड होते हैं क्योंकि सारी पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्रेसिडेंट सिस्टम कैसे काम करता है, तो इंडिया में क्या कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना अलग अलग तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है पार्लियामेंट, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां है, इंडिया में, और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, यूके से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सिस्टम कहां पे है, यूएसए में, वहां पे प्रेसिडेंट हेड होते हैं। ठीक, तो इन सम कंट्रीज लाइक प्रेसिडेंट इज नॉट द नॉमिनल हेड लाइक इंडिया, इंस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड रियल एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट वही होती है। अब कौन कौन सी कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, यूएसए इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। जुडिशरी, सबसे टॉप लेवल पे जुडिशरी कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट, फॉलोड बाय दी, उसके बाद कौन सी होती है, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है तो जुडिशरी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ताकि चेक और बैलेंस रख पाए, देख पाए भाई लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना रहा जो कि बिल्कुल बेकार है कंट्री के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें बोला गया एनजेएसी के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाए। ठीक, सुप्रीम जब ये बिल पास हो गया लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, फिर ये बिल चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा ये क्या कर रहे हो तुम, बोला क्यों, बोला जी अगर जजेस को आप ही लोग अपॉइंट करोगे तो जजेस के ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहेगा कि अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो आपको हटा भी दे देंगे, आप हटा भी दिया जाएगा और आपको नॉमिनेट ही नहीं करेंगे अगली बार। करेक्ट, तो बोला अगर ऐसा होता है तो जो पावर शेयरिंग है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, तो ये तो ब्रीच कर रहा है और ये फंडामेंटल के खिलाफ है, फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को नल एंड वॉइड कर दिया, बोला जी ऐसा नहीं होता। तो जुडिशरी के पास ये पावर होती है। ठीक है ना, और मान लो कल को कोई एक बिल पास कर दिया जाता है, अब कानून बन गया, अब कानून बन गया तो मान लो आप बोल रहे हो नहीं भाई इस कानून का मतलब ये है, आप बोलते हो नहीं इस कानून का मतलब ये है, तो एक्चुअल मीनिंग कौन बताएगा, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम एंडेड सक्सेसफुली बिकॉज सुप्रीम कोर्ट गेव फेयर वर्डिक्ट, everyone accepted. Now imagine if there is no Supreme Court in the country, Supreme Court exists but had no power to the judge. टूथलेस टाइगर मान लो अगर कुछ पावर ही नहीं हुई तो अगर शेर आ भी गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, दांत ही नहीं है तो खाएगा क्या। करेक्ट, सो कोर्ट गिव फेयर जजमेंट ऑफ द पीपल, जो सबके ऊपर फिर बाउंड था। ठीक है ना, जुडिशरी का मतलब क्या है कि ऑल कोर्ट जितने भी हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सब इसके अंडर आते हैं और जुडिशरी का काम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इनको बोला जाता है सबसे मिलकर, यानी अगर मान लो कोई डिसीजन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया, आपको पसंद नहीं आया हाई कोर्ट में जा सकते हो, वहां पे भी पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्लियर है। ठीक, सो अगला आता है जुरिडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या फंक्शन है जी, अगर डिस्प्यूट गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में होता तो भी ये खत्म करेगी, जैसे हमने अभी पढ़ा इंदिरा साहनी केस, लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में ही था ना डिस्प्यूट,
अगर किन्हीं दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है तब भी ये रिजॉल्व करेगी, अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है तब भी ये सॉल्व करेगी। ठीक है, सो हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हैं, अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन, सिविल सर्वेंट और सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई हार्म पहुंचा तो ये आ जाते हैं कि हाँ भाई गलत कर रहे हो। जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो आप इसके ऊपर, यानी कोई डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट को भी पसंद नहीं आया तो दोबारा जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है उसके ऊपर। ठीक है ना, और डिफेंडर है फंडामेंटल राइट का, जैसा मैंने बताया था, कौन सा केस आया था, केशवानंद भारती केस। ठीक है, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, ठीक, किसी का इसमें कंट्रोल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कल को प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी जज को हटा सकते हैं, नहीं। अगर मान लो चीफ जस्टिस को हटाना है तो ऐसे ही हटा सकते हैं, नहीं, उसके लिए भी इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। उस इम्पीचमेंट बिल को दोनों सदन से, दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से पास भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इसलिए बनाया गया ताकि जुडिशरी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर ना आए। तो अपॉइंटमेंट करना जजेस की, प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस एंड सीनियर जजेस हैव अ मेजर रोल। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बन जाती है, तो जजेस कैन नॉट बी रिमूव इजीली, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट जैसा मैंने अभी बताया 2/3 होना जरूरी है, और हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं किसी भी लीगल मैटर में। क्लियर, तो डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज। जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं लॉ को, और जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया तो। जुडिशरी एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है, और ट्रस्ट बना रहता है जुडिशरी का ताकि वो जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी रख सके। तो ये था सिंपल सा चैप्टर हमारा। इसके ऊपर अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को सेंड करें, मैं उसको जरूर देखूंगा। कोई और टॉपिक पे भी डिस्कशन चाहिए तो वो भी मुझे बताएं। अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ जरूर लगाएं। जय हिंद।